ग्रीटिंग्स ऑल। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। few of you are still there to come live, but again this is a very interesting lecture that you will really enjoy. तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा रिटेंशन। लेट मी शेयर द स्लाइड। तो देखो, रिटेंशन या रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्किल है। तुमको सबको पता है, और जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि रिटेंशन इज अबाउट रिमेम्बरिंग और रिटेनिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो जो पुराना कंटेंट अगर हमें वही याद नहीं है, तो अगर हम नई नई चीजें भी करते जा रहे हैं तो उसका फायदा क्या होगा, राइट? तो इसीलिए रिटेंशन और रिवीजन बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर शेड्यूल। अब देखो, हमने लास्ट अपस्किल सेशन में डिस्कस किया था रिटेंशन, एनालिसिस एंड एप्टीट्यूड, और मैंने तुम्हें ये बताया था कि इस तरह से हम प्रॉब्लम स्लॉट्स डिफाइन कर सकते हैं। और मैंने उसमें तुम्हें ये जब स्लाइड दिखाई थी तो बोला था कि अब रिटेंशन वाला जो पार्ट है इसको हम छोड़ देते हैं और रिटेंशन का डिस्कशन हम नेक्स्ट अपस्किल सेशन में करेंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक डिस्कशन दैट इज नथिंग बट रिटेंशन। सो रिटेंशन की बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। द फर्स्ट इज रिकॉलिंग, द सेकंड टेक्निक इज माइंड मैपिंग एंड द थर्ड टेक्निक इज कंपेंडियम। तो ये तीनों टेक्निक्स पे जब हमारा कमांड आ जाता है तो हम रिकॉलिंग या रिटेंशन के मास्टर बन जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक सबसे पहले लेता हूँ, दैट इज नथिंग बट रिकॉलिंग। तो जनरली मैंने स्टूडेंट्स को क्या ऑब्जर्व किया है, उनकी ये टेंडेंसी होती है कि दे डू रिविजन, है ना। रिविजन इज अ वेरी वेस्टफुल मेथड ऑफ रिकॉलिंग कंटेंट या डूइंग रिटेंशन। क्यों? देखो, जब तुम रिविजन कर रहे होते हो तो अपने दिमाग को बंद कर देते हो, मतलब इट इज अ पैसिव फॉर्म ऑफ लर्निंग। होता क्या है, जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो आप बस पन्ने पलटाते जाते हो, देखते जाते हो, क्लास थ्रू कर रहे होते हो कंटेंट को, और चूंकि आपका दिमाग एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है, वो धीरे धीरे करके अपने आप को शट डाउन मोड पे डाल देता है। मतलब कुछ देर बाद हम सिर्फ पन्ने पलट रहे होते हैं लेकिन हमको मिल कुछ नहीं रहा होता। इसीलिए रिटेंशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन के सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है रिकॉल। मतलब यू नीड टू कीप योर माइंड ऑन द टोस। तो उसे ऑन द टोस कैसे रखा जाए? तो उसे रखने का तरीका क्या है? बेसिकली रिवीजन जब भी तुम्हें करनी हो उसके लिए तुम्हें घंटों की जरूरत नहीं है, 5 मिनट में भी रिवीजन की जा सकती है। टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, है ना, और उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर जो भी तुमने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैं आज क्लास अटेंड करके आया हूँ और मेरे को, या मैंने घंटे पहले क्लास करी है, तो मैं बैठ गया क्लास के बाद बड़े शांति से एक पीस ऑफ पेपर लिया और रिकॉल करने की कोशिश करी कि मुझे क्या क्या याद है, और मैं उस पेपर पे लिखते चला गया, लिखते चला गया, लिखते चला गया, है ना। अब ऐसा मैं किसी भी लेक्चर के लिए कर सकता हूँ। जो मैंने साल भर पहले अटेंड किया वो भी, उसका भी मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। जो मैंने अभी अटेंड किया उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, या लेक्चर जो मैं 1-2 दिन पहले कर चुका हूँ उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। तो बेसिक लॉजिक क्या है, इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग वी आर रिकॉलिंग हियर। तो मैं उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखते जा रहा हूँ एक एक करके कि देखो ऐसी क्या चीजें हैं जो मुझे याद आ रही है, ठीक है ना। जब तुम्हें इस सारी चीजें तुमने लिख ली तो उसको तुम ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। वंस यू हैव डन दैट, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अब उस शीट ऑफ पेपर को लो, अपने साथ में सामने से रखो और नोट्स खोलो कि देखो क्लास में एक्चुअली में क्या पढ़ाया था। जब तुम क्लास नोट्स चेक करोगे तो तुम्हें यह समझ आएगा, अरे इसमें तो 10 चीजें बताई थी, मुझे तो 7 ही याद आई, 3 तो मैं भूल गया, या 5 ही याद आई, 5 तो मैं भूल गया। तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली तुम्हें एक्चुअली पता पड़ रहा है कि तुम क्या डेटा भूल रहे हो, है ना। रिटेनिंग इज नथिंग, इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी रिमेंबर, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट अबाउट द थिंग्स दैट वी एक्चुअली फॉरगेट। तो अगर हम बस जो भूल गए उसको वापस एक बार देख लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आज मैं फर्स्ट क्लास अटेंड करके आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या किसी और टॉपिक की, मैंने आके लिखा कि आज क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया था और एक बार नोट से क्रॉस चेक किया कि हाँ ये ठीक है। तो अब देखो, तो मैं अगर मैं ब्रॉड पॉइंट्स लिखूं तो मुझे उस पूरे लेक्चर को रिकॉल करने में कितना टाइम लगेगा? अगर 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर भी है तो आई विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स टू डू सो, राइट। अब मैंने उसको रिकॉल किया पहले दिन और लिख लिया, फिर कॉपी रेफर बैक करी और देखा कि अरे इसमें से 2 पॉइंट भूल गया था, उसको ऐड कर लिया। अगले दिन मेरी सेकंड क्लास थी, सेकंड क्लास में वापस से मैं गया और मैंने वापस से अपनी कॉपी ओपन करी, है ना, वापस से ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लिया, वापस से रिटेंशन की रिकॉलिंग एक्सरसाइज करी और फिर कॉपी चेक करी। एक जो चैप्टर होता है जनरली वो 8 से 10 लेक्चर के अंदर खत्म होता है। तो अगर हम इस एक्सरसाइज को 8 से 10 बार करेंगे और हर दिन पुराना कंटेंट तो रिकॉल कर ही रहे हैं, आज का कंटेंट भी रिकॉल कर रहे हैं, तो आज तक हमने जितना पढ़ा उस टॉपिक के अंदर वो सारा हमने रिकॉल कर लिया। अब जब मैं बार बार उस कंटेंट को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली मुझे याद हो रहा है। So this is a very intelligent way of doing it and it won't take more than 5 minutes to do it.
5 मिनट से ज्यादा लगते ही नहीं है इस काम को करने के लिए, क्योंकि आपको ब्रॉड आइडियाज लिखने हैं। अगर आप बहुत बारीक बातें लिख पाओ तो वो तो और भी अच्छा है, फिर उसमें शायद 10 मिनट लग जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं 10 मिनट भी टाइम दिया तो मैं 1 घंटे के अंदर 6 टॉपिक रिवाइज कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको रोज कर रहा हूँ, है ना, जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता, तो मैं इस एक्सरसाइज को 10 बार कर चुका हूँ, मैं उसी कंटेंट को 10 बार रिकॉल कर चुका हूँ, मुझे चैप्टर रट जाएगा, है ना। और क्या करूं, कुछ एक हफ्ते के बाद, है ना, मैंने जो अभी तक पढ़ा वो सारे कंटेंट को मैंने एक शीट ऑफ पेपर पे लिखा और वापस से कॉपी चेक करी, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो जाएगी, मुझे पूरा कंटेंट याद आने लग जाएगा, उसके पेजेस याद हो जाएंगे, उसके ऑर्डर याद आ जाएगा, किस तरह से बताया था वो स्टोरी याद आ जाएगी। अब अभी तो खैर आप सब लोग घर के अंदर हो, लेकिन फ्यूचर में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो या कोई अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो, आपको लगा है कि यार मेरे मेरा ब्रेकफास्ट जो है मुझे 10 मिनट है अभी, या आधे घंटे का मेरे पास टाइम है, तो आपने 3 टॉपिक रिकॉल कर लिया। So this is a very powerful technique of revision or retaining content, because revision is a passive technique, recalling is an active technique. Next हम देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है दैट इज नथिंग बट माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग क्या होती है, देखो, जब याद करने की कोशिश करो, आज से 10 साल पहले तुमने कोई मूवी देखी हो, तो इनफैक्ट 10 साल क्या, मैं तुम्हें बोलता हूँ 3 महीने या 4 महीने पहले अगर आपने कोई मूवी देखी है, तो उस मूवी को याद करने की कोशिश करो, उस मूवी के अंदर क्या खास बात थी और तुम्हें अभी उस मूवी में से क्या याद। तो अगर मैं 10 साल पुरानी, तो बहुत पुरानी हो गई, अगर 1 साल पुरानी मूवी याद करने की कोशिश करो तो मुझे क्या याद आएगा, कुछ पिक्चर्स या इमेजेस याद आएंगे, कुछ कीवर्ड्स या नेम्स याद आएंगे, और एक रफ स्टोरी लाइन याद आएगी, जिससे वो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो अगर मैं देखूं इस पूरे लॉजिक को, तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे ये बात समझ में आती है कि ह्यूमन ब्रेन चीजों को याद कैसे रखता है। यस, वो पूरी की पूरी वीडियो नहीं याद रखता, वो क्या याद रखता है, उसमें से पिक्चर या इमेजेस, नेम्स या कीवर्ड्स, और रफ स्टोरी लाइन या कनेक्शंस। तो आपका ब्रेन ये 3 चीजें स्टोर करता है। अब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, तुम उस पूरी कॉपी को याद करने की कोशिश करते रहते हो, जैसे कॉपी के अंदर फटफट फटफट पेजेस पलटा के, है ना, और जब तुम उस पूरी चीज को कर लेते हो तो अल्टीमेटली तुम्हें कुछ भी ढंग से याद नहीं होता, राइट। So it is very important to develop this bird's eye view of the chapter. Now, how to develop that bird's eye view? तो उसके लिए क्या चीज है, उसके लिए हमें सारे टॉपिक्स को इन 3 ही चीजों को याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन को ये 3 चीजें याद रहनी है, और बाकी जो हम याद कर भी रहे हैं वो हम सारा भूल जाने वाले हैं। तो उसको याद करके हमें कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं दैट इज अ लॉस ऑफ टाइम, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू माइंड मैपिंग। तो माइंड मैपिंग क्या है, देखो ये मैंने टेक्निक बता रखी है जिससे तुम माइंड मैपिंग कर सकते हो। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डूइंग माइंड मैपिंग। तो फॉर एग्जांपल मुझे माइंड मैपिंग का ही माइंड मैप बनाना होगा तो कैसे दिखाई देगा। तो इन माइंड मैपिंग देयर इज ऑलवेज अ सेंट्रल थीम। जैसे इस माइंड मैप की जो सेंट्रल थीम है दैट इज नथिंग बट माइंड मैपिंग। देन देयर आर एसोसिएशन। तो देयर आर प्राइमरी लेवल एसोसिएशन, देयर आर सेकंड लेवल एसोसिएशन। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, एक लाइन से, कर्व लाइन से सेकंड पॉइंट को मैंने ऐड कर दिया, फिर अगर उसमें मुझे कोई चीज बात बतानी है तो मैं थर्ड पॉइंट से मतलब उसको फर्दर एक लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। So it is exactly like a brain जिसके अंदर से ऐसे नर्व सेल्स बाहर निकल रहे हैं, नर्व्स बाहर निकल रही है, ठीक है ना। इसको जितना हम आर्टिस्टिकली और कलरफुल बनाएंगे उतने हमारे ब्रेन को ज्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। सेकेंडली, जितनी चीजों को तुम पास रखोगे, है ना, अगर एक चीज से बहुत लिंकेजेस तुमने निकाल लिए, 50 चीजें लिंक कर दिया तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। कोशिश तुमने याद करोगे, कभी तुम्हें ग्रोसरी लेने जाना और लिस्ट के अंदर 50 चीजें लिखी हो, क्या तुम्हें याद रहेंगी? नहीं। 50 कनेक्शंस भी तुम्हें याद नहीं रह सकते। तुम्हें कितने कनेक्शंस याद रह सकते हैं? तुम्हें 5 से 6 कनेक्शन याद रह सकते हैं। ग्रोसरी लिस्ट के अंदर 5 से 6 आइटम याद रह सकते हैं अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। तो देयर इज अ सेंट्रल थीम, देयर आर एसोसिएशन, बट हाउ मेनी एसोसिएशंस? 5 to 6 एसोसिएशंस विद एवरी पॉइंट, ठीक है। यूज कलर्स, एंड जितने तुम कलर्स यूज करोगे, देखो यहाँ पे एक टैब निकल रहा है, इसमें कलर दिखाया हुआ है, जितने कलर्स तुम यूज करोगे, जितनी इमेजेस तुम यूज करोगे, तो तुम्हें बढ़िया याद रहेगा। सेकेंड, यूज कर्व लाइंस। देखो तुम्हारा ब्रेन जो होता है वो कभी भी लीनियर नहीं सोचता, सीधा सीधा नहीं सोचता, उसमें बहुत सारी, एक ऐसा कहना चाहिए, इंटरमिंगलिंग और इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स हो रहा था, यहाँ से कई तरह से वो चीज लिंक हो रही होती है। तो अगर आपने अपने माइंड मैप को भी वैसा बना पाएंगे तो वो बहुत ही इफेक्टिव दिखाई देगा। सेकेंडली, यूज सिंगल वर्ड्स, है ना, दैट गिव्स अस क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो आई कैन यूज अ टर्म नेचर ऑफ रूट्स। इनफैक्ट मैंने 3 वर्ड्स यूज करे, लेकिन ठीक है ना, मुझको उस चीज से आइडिया लग गया। फिर मैं क्या यूज कर सकता हूँ बेसिकली उसके अंदर, है ना, लोकेशन ऑफ रूट। तो जितने छोटे टर्म्स के अंदर सिंगल वर्ड या 2-3 वर्ड्स में मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा, उतना वो बढ़िया मेरे दिमाग में स्टोर हो पाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस टेक्निक का यूज करें तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद, देखो इस कॉन्सेप्ट का माइंड मैप बनाओ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम पूरे टॉपिक का बनाएं, हम टॉपिक के अंदर सब टॉपिक से ही बना सकते हैं। इनफैक्ट मैंने जो आज की क्लास में अटेंड किया, मैं उसका माइंड मैप भी डेवलप कर सकता हूँ।
तो ये माइंड मैप बनाने की हैबिट है। इनफैक्ट यू कैन गो एंड सर्च नेट अबाउट माइंड मैप, देयर इज होल लॉट ऑफ डेटा, टेड टॉक्स ऑन माइंड मैप, जिसके अंदर तुम्हें समझ में आएगा कि माइंड मैप आज के जमाने में लर्निंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। People have done 5 PhDs at the same time using mind maps only. कैसे? Because they were able to remember the whole bird's eye view of the chapter. So this is a way of developing a macro analysis of a chapter. कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हमने एक डायग्राम बना दिया, एंड देन डायग्राम इज नथिंग बट माइंड मैप। तो जैसे जैसे तुम ये माइंड मैप डेवलप करने लग जाओगे, तुम्हें इस माइंड मैप की प्रोसेस के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तुम्हारे पास होना क्या चाहिए, अल्टीमेटली जितने चैप्टर्स हैं उनके एक एक माइंड मैप होने चाहिए, इससे तुम्हें ब्रॉड आइडियाज याद रहें, ठीक है ना। उसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स करने, डिटेलिंग भरनी, उसके ऊपर आगे आएंगे, लेकिन तुम्हें ब्रॉड आइडियाज याद रहें। ब्रॉड आइडियाज आपस में कनेक्टेड कैसे है ये याद रहे। तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ओवरव्यू डेवलप हो रहा है, एंड दिस ओवरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ चैप्टर। सो every chapter you should develop a mind map, right? Now the third important technique is nothing but compendium. अब this is compendium is nothing but a macro way of analysis. अब देखो इसे compendium बनाने के अंदर क्या है, तुम ऑलरेडी बात समझ चुके हो कि ह्यूमन माइंड जो होता है बेसिकली वो तीन ही चीजें याद रखता है, एंड those three things are nothing but pictures and images, few keywords and diagrams, है ना, diagrams pictures के अंदर ही आ गए, and the third important thing क्या थी, connections, right? तो हमने क्या किया, हमने अभी जो टेक्निक यूज करी माइंड मैप की, इट वाज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर माइंड की ब्रॉड बात क्या है। अब हम बारीक बातों में चलते हैं। देखो एक मोटा मोटा पता होने से कि किसी भी चीज चैप्टर में क्या है, वी वोंट बी एबल टू स्कोर मार्क्स। क्यों? क्योंकि अगर हम फॉर्मुलेस भूल गए, बारीक बारीक कॉन्सेप्ट भूल गए, कुछ अच्छी बात जो चैप्टर के अंदर ट्रिकी कोई ट्रिक बताई गई थी क्लास में, वो ट्रिकी भूल गए, तो क्या होगा, बेसिकली हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमने जो भी लर्न किया वो सब पीछे छूट जाएगा। हमें बस मोटी मोटी बात पता होगी, और मोटी मोटी बात से सवाल नहीं होते। क्लैरिटी के लिए अच्छा है, लेकिन हमको अगर क्वेश्चंस करने हैं तो हमने जो भी पढ़ा, जो भी याद किया आज तक, वो सारा का सारा एक जगह सारा इकट्ठा हो जाना चाहिए। सो कंपेंडियम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपेंडियम में क्या आएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कीवर्ड्स, फॉर्मूला, एल्गोरिथम एंड डायग्राम। छोटे छोटे एल्गोरिथम्स बना सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के। अब यहाँ पे कंपेंडियम बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट 25-25 पेज की कंपेंडियम तक बनाते हैं चैप्टर के। दैट इज लाइक वर्चुअली राइटिंग अ नोटबुक अगेन। तो हम वो कंपेंडियम की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम गिविंग यू अ वेरी इफेक्टिव मेथड, सिनॉप्सिस मेथड। नाउ व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस मेथड? देखो इस मेथड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इस मेथड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये सिंगल पेज के अंदर कंपेंडियम बनाने की टेक्निक है। अब तुम बोलोगे सर सिंगल पेज में कंपेंडियम बनाना क्यों जरूरी है? सिंगल पेज में कंपेंडियम बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम सोचो तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है। और आईडीए का एग्जांपल ले लेते हैं। देयर आर अराउंड 60 टॉपिक्स, 20 अराउंड इन मैथ्स, 20 इन फिजिक्स एंड 20 इन केमिस्ट्री। थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो लेट अस टेक देयर आर 60 टॉपिक्स, और 60 टॉपिक्स में अगर मैंने एक एक पेज का सिनॉप्सिस बनाया, कंपेंडियम बनाया, ठीक है ना, और से रिवाइज कर रहा हूं, तो एक पेज रिवाइज करने में अगर मैं हर दिन कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर दिन रिटेंशन के लिए एक स्लॉट फिक्स करने को बोला है, इसमें तुम हर दिन उस चीज को पढ़ सकते हो। तो अगर वो एक चीज करोगे, एक पेज करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट, क्योंकि तुम रोज पढ़ रहे हो, राइट? अगर एक दिन पढ़ना तो पहले दिन में शायद 10 मिनट लगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं हर दिन उस चीज को 1 घंटे पढ़े जा रहा हूँ तो मुझे 1 मिनट लगेगा। तो अगर मुझे 1 मिनट लगेगा तो 60 पेजेस पढ़ने में मुझे 60 मिनट लगेंगे। मतलब मैं 1 घंटे के अंदर IIT-JEE का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकता हूँ, बशर्ते मैंने एक पेज के अंदर वो काम किया हो तो। अब अगर मैंने एक पेज में वो काम नहीं किया तो क्या होगा? अगर मैंने उसी चीज को 2 पेज में किया तो मेरे को 2 घंटे लगेंगे। 3 पेज में किया तो मुझे 3 घंटे लगेंगे। और अगर मैंने उस चीज को, है ना, 20 पेज में कर दिया तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हो तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तुम्हें लगभग 20 घंटे लग जाएंगे, और 20 घंटे रिवाइज करना बैठ के वापस इधर पढ़ने का, ना तुम्हारे अंदर पेशेंस होगा, और तुम्हारा जो ब्रेन होगा वो सो चुका होगा। तो उससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली तुम पढ़ के फिर जब तक तुम आओगे तब तक तुम पहला भूल चुके होगे, जब तक तुम फर्स्ट का रिवीजन खत्म करोगे। So effective way to do it is to develop a single page compendium. एक चैप्टर को सिंगल पेज में रिड्यूस करना है। Now how to do it? मैं तुम्हें बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। Supposedly this is a piece of paper. ये मेरे पास एक iPad है, लेकिन मान लेते हैं piece of paper है। So what you can do is you can इस पेपर को बीच में से फोल्ड कर लो। जब तुम इसको फोल्ड करोगे बीच में से तो क्या हो जाएगा? देखो ये इस तरह से मैं ले लेता हूँ। तो अगर मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर था, मैंने इसको फोल्ड किया बीच में से, तो अभी एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट इसके पीछे, और फिर यहाँ पे इस तरह से ये 4 पार्ट्स के अंदर पेपर स्प्लिट हो गया। तो अगर ये पेपर मेरे पास 4 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया तो देखो कैसा दिखाई देगा।
ये पेपर ऐसा दिखाई देगा। तो ये मेरा फ्रंट पेज हो गया, ये मेरा बैक पेज हो गया, है ना। वो थोड़ी इमेज क्लियर नहीं होगी, लेकिन तुम उसको जाने दो, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो तुम बना सकते हो। फ्रंट पेज हो गया, बैक पेज हो गया, और मैंने क्या किया, उसको पेज को 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको 6 पार्ट्स में भी स्प्लिट करते हैं, है ना, कुछ इसको 4 पार्ट्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। अगर 6 पार्ट में करोगे, तुम्हें ऑब्वियस चीज समझ में आ रही है कि जितना हम उसको बारीक करके लिखेंगे, जितना क्लियर करके लिखेंगे, उतना ये छोटा हो जाएगा, और जितना छोटा हो जाएगा उतना हमें याद करने में आसानी होगी, हमारे आगे जाके रिविजन का टाइम कम होगा, राइट। हमने क्या किया, उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर उसकी एक हेडिंग डाली। हेडिंग डालने के बाद मैंने जहां से वो चैप्टर स्टार्ट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले तुम्हें बताया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मतलब क्या होता है। वो 2 शब्द से मिलकर बना है, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन, है ना। ट्रिग्नो, है ना, तो ट्राइंगल्स का मेजर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता है। यहाँ से हम बेसिक वर्ड की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो वहां से स्टार्ट करके उस चैप्टर के आखिर तक तुमने जितने पॉइंट्स पढ़े, उसको तुम नेम, कीवर्ड्स के फॉर्म में, एल्गोरिथम के फॉर्म में, जो हमने 4-5 चीजें पढ़ी, उसके फॉर्म में तुम एक एक करके पॉइंट को नंबर करके लिखते चले जाओ, और सीक्वेंस तुमको फॉलो करना है, और कोई भी पॉइंट तुम्हें मिस आउट नहीं करना। ऐसे करके तुम हर पॉइंट लिखते चले जाओ। जब तुमने उसके बाद हर पॉइंट लिख दिया, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, देखो अल्टीमेटली मेरे को जितना आज तक आता था मैंने उसमें लिख दिया। अब मैंने असाइनमेंट उठाया, असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू किया, करते करते मैंने 10 चीजें नई सीखी कि इस टेक्निक को ऐसे भी लगा सकते हैं, इस टेक्निक को ऐसे भी लगा सकते हैं, ये 4 ट्रिक्स भी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। मैंने उनको भी कीवर्ड्स के फॉर्म में या एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख दिया। मैंने आगे जाके उस टॉपिक का एक टॉपिक टेस्ट दिया, उसमें फिर मुझे 10 बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने मिले, जिसके अंदर कुछ ट्रिक थी। वो ट्रिक मैंने वहां पे बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख दी। जब मैं ऐसा करता चला गया, तो मैंने आज तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो पढ़ा था, मैंने सारा उसे एक पेज के अंदर लिख दिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि तुमको जब भी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करना है, तुम ये पेज उठा के पढ़ो। अब अगर तुम कॉपी रिवाइज करते तो वो जो ओरिजिनल 17-18 पॉइंट तुमने लिखे थे, बस उतने ही तुम्हारे दिमाग के अंदर रहते, बाकी सारे पॉइंट्स इसके अंदर नहीं कवर होते। और अगर सारे पॉइंट्स नहीं कवर होते, तो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ती जितनी तुमने पहली बार जब असाइनमेंट सॉल्व किया था तब तुम्हें लगी थी। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डेवलप कंपेंडियम ऑन दिस फॉर्मेट। अब इसमें मैंने फिर से मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या बातें बोली थी। इसके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए, डायग्राम्स हो सकते हैं, देखो मैंने कैसे लिखा हुआ है, कीवर्ड्स लिखा हुआ है, डायग्राम्स है, इसके अंदर छोटे छोटे एल्गोरिथम हो सकते हैं, फॉर्मूले हो सकते हैं, कुछ ट्रिक हो सकती है जो तुमने कीवर्ड्स के फॉर्म में लिख रखी हो, राइट। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बहुत ब्रीफली मेंशन्ड हो। इस तरह से ये फ्रंट पेज और बैक पेज मिलकर, तो एक साइड जब तुम लिखने की कोशिश करोगे, मतलब एक पेज के 1 हाफ के अंदर, तो तुम्हें लगभग 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हो। दूसरे हाफ में 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हो। अगर तुमने इसको 6 पार्ट्स में स्प्लिट किया, तो 8 से 10 को 8 इंटू 6 कर दो, तो 6 8 48 होता है। तो 48 पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर के अंदर 48 से ज्यादा की पॉइंट्स होते नहीं, की कॉन्सेप्ट्स होते ही नहीं, राइट। तो पूरा का पूरा एक चैप्टर हम एक शीट ऑफ पेपर के अंदर मैक्सिमम 2 शीट ऑफ पेपर में लिख सकते हैं। अब इसको रिवाइज करने की बहुत बढ़िया टेक्निक है। इसके रिवाइज करने की क्या टेक्निक है, जब तुम इसको पढ़ना शुरू कर दो, तो एक पेंसिल को उल्टा लेके बैठो, सीधा तक की निशान नहीं बनने चाहिए, उल्टा लेके बैठो, और एक एक पॉइंट के ऊपर ऐसे मूव करो पेंसिल। जब तुम एक एक पॉइंट के ऊपर पेंसिल को मूव करोगे, तो तुम्हारा जो ब्रेन होगा वो उसकी स्नैपशॉट्स लेते चला जाएगा। और इसको जब एक्टिविटी तुम हर दिन करोगे, तो वो तुम्हारा दिमाग जो होगा ना, बेसिकली उस पूरी चीज को एक इमेज के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। जब इमेज के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, तो यू विल एंड अप जनरेटिंग समथिंग व्हिच वेरी फ्यू ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद, दैट इज नथिंग बट फोटोग्राफिक मेमोरी। तो जब तुम पेपर में रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तुम्हें फटाफट बातें याद आ रही होंगी, क्योंकि इस चीज को तुमने साल के स्टार्टिंग में पढ़ा था और उसके बाद हर दिन रिवाइज किया। तो अगर तुमने किसी चीज की रिवीजन मान लेते हैं अल्टरनेट डेज भी करी, तो 360 टाइम्स वो तुम उस चीज को रिवाइज कर चुके हो। 360 टाइम्स रिवीजन के अंदर तो तुम मतलब तूफान ला दोगे बेसिकली, राइट। तो ये बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है। मैंने देखा कि स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, एक उन्हें समझ में नहीं आता पहले कि सिंगल पेज में कैसे करें। तो एक गुड आइडिया वुड बी कि तुम करो, है ना, और कमेंट्स के अंदर उसकी पिक्चर पोस्ट कर सकते हो, या मुझे मेल के अंदर पिक्चर्स भेज सकते हो, जिसके अंदर मैं देख के रिव्यू करके तुम्हें बता सकता हूँ कि तुमने सही बनाया या नहीं बनाया। दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, जो लिखते हो उस पेज को अच्छे क्वालिटी के पेज यूज करो, राइट। मैंने काफी स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है, उनका पेज ऐसा होता है कि एक तरफ से पेन लिखे डाले तो दूसरी तरफ से छेद होके निकल जाए, है ना। एक तरफ लिखा हुआ है, पेन की क्वालिटी ऐसी कि एक तरफ लिखा हुआ है दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, नहीं। पेपर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा जब तक तुम्हारी प्रिपरेशन खत्म नहीं हो जाती। दूसरा, पेन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो स्मज ना हो, टाइम के साथ ब्लर ना हो, राइट। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। अगर तुम इस टेक्निक से पढ़ाई करोगे, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ये एक और टॉपिक का मैंने बना के दिया हुआ है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का है, और देखो कितना 7-8 पॉइंट्स के अंदर इसमें सारी बातें कवर हो जाती हैं, और उसमें तुम्हें कथा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने टेक्निक्स के अंदर 5th पॉइंट के अंदर क्या बात लिख रखी, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 2, और उसमें सारी टेक्निक्स मैंने मेंशन कर दी है।
क्योंकि क्या होता है, जब प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आई तो तुमको फटाफट आइडियाज आने चाहिए। अब फटाफट आइडियाज कैसे आएंगे? आइडियाज तो तब आएंगे जब वो ऑलरेडी दिमाग के अंदर कहीं सबकॉन्शियस में स्टोर होंगे। तो उसके लिए वो कीवर्ड्स अगर तुम्हें याद रहेंगे तुम फटाफट सोच पाओगे कि नहीं। देखो सिंपल सी बात है, सर ने क्लास के अंदर 10 टेक्निक बताई थी, इन 10 टेक्निक में से कोई ना कोई टेक्निक लगेगी। तो ऑर्डर से सोचना शुरू करो कि सबसे ज्यादा तुमने कौन सी यूज करी, फिर सेकंड कौन सी यूज करी, फिर थर्ड कौन सी यूज करी। इस तरह से ये कंपेंडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है। इनफैक्ट तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रो कर जाएगा, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब तुम इस तरह से चीजें मेंटेन करो, राइट। अब स्टूडेंट्स को ये लगता है बेसिकली कि ऑब्जर्वेशन एक दिन के अंदर हो जाता है। नहीं, मुझे ऑब्जर्वेशन डेवलप करने में सालों लगे क्योंकि मैंने इस टेक्निक का यूज नहीं किया। और अल्टीमेटली जब मैंने इस तरह से सारी चीजें स्टोर करनी शुरू कर दी, दो चीजें हुई, मुझे डेटा ज्यादा याद रहने लग गया, दूसरी चीज मेरा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि मेरे पास ऑर्गेनाइज पॉइंट से सोचने के लिए एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर टॉपिक फ्लो करता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। और ये जो 3 टेक्निक्स मैंने तुमको बताई, इन 3 टेक्निक्स का तुम ध्यान रखो, because these techniques are very important, है ना, very important in developing a photographic memory. I hope this upskill series is making sense to you and you are finding it very useful. And you should like, share and subscribe the YouTube channel also, क्योंकि this knowledge should again flow and spread to a lot many people around us. Thank you for today. I will come up with an अनुभव session इन फ्यूचर, तो उसके अपडेट्स तुमको पेज पे मिल जाएंगे। एंड एवरी अल्टरनेट डे आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ सेशंस नाउ, तो तुम उसको कैच अप कर सकते हो। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।